फैब वन है। मैच विनिंग एबिलिटी की बात करें ना तो विराट कोहली के टक्कर का कोई है नहीं। उसका एक ही बस कंपैरिजन है और एक ही कंपैटिटर है, वो है खुद विराट कोहली। विराट कोहली नॉट आउट आया और इंडिया मैच हारा। हाउ कैन समबडी बी लाइक इट कि यार 15 साल से वो मुस्तकिल इस तरीके से खेले ही जा रहा है, मतलब ये तो दिस डिफाइंस हिमसेल्फ एज एंटायरली अ डिफरेंट, वो एक अलग ही लीग है। ये वो कमबैक होता है जो किसी भी प्लेयर को विद इन द मैच अपने 1 या 2 ओवर खराब होने के बाद करना चाहिए। सीधी बॉल अच्छी वो उसामा मीर से ज्यादा करते हैं मेरे ख्याल से बगैर ट्रेंड किए। कितना डिस्काउंट दिया? 25% सबको दिया। फ्लैट 25%। फ्लैट 25। पूरे बॉलर और पूरे बैट्समैन के साथ जाना चाहिए। ये जो पाव छटाक वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आधा बॉलर और आधा बैट्समैन, ये चलता नहीं है। वो ज्यादा बुरे बॉलर हैं या ज्यादा बुरे बैट्समैन हैं? शाहीन आफरीदी वो इतना ज़्यादा इमोशनल हुए हुए होते हैं बाज़ दफ़ा कि वो घुटने पे डाइव मार देते हैं। हमारे तो ऐसे पकड़े होते हैं। रोहित शर्मा क्या खा के आया हुआ है काशिफ भाई, ये आप पाँव निकाल के पैडल स्वीप किस तरह मार सकते हो वो भी छक्के के लिए। ये मतलब ये एक एटीट्यूड है ना, और ये जिगरा है बॉस। उसकी जो सबसे ज्यादा चीज जो मुझे पसंद है ना वो ये है कि वो बड़ा सेल्फलेस प्लेयर है। कि कप्तान जब इस तरह से खेल रहा हो तो बाकी टीम तो वैसे ही उड़ जाती है यार। सिर्फ एक काम कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं बस। कि इतना अच्छा आपने मारा है, आप तो डिजर्व करते थे छक्का। ये इतनी जोर जोर से हमें मारते हैं यार, हम चीख भी ना मारे और क्या है। यार ये जो 3 कैप्टन है ना जिनके नाम बी से या बे से शुरू हो रहे हैं, जिसमें बटलर हैं, बबूमा हैं और बाबर हैं, ये तीनों जो है ना एक से बढ़कर एक कप्तान है। उनका वर्ल्ड कप में आने का मकसद मैच जीतना नहीं होता। पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से कोशिश होती है उनकी कि वो हरा दें। सीम शानी खेल रहा है। मुझे सबसे ज्यादा मसला ये है कि अगर आखिरी बॉल पे बात गई तो फिर इफ्तिखार 2 मैच जिता दे बैटिंग से इस वर्ल्ड कप में, मैं मान लूंगा वो वनडे का प्लेयर। वो दीवार से तो लग चुके हैं, अब यहाँ से वो अपना जो है ना अटैक शुरू करें। आज तो धर्मशाला में फॉग देख के लग रहा था अंडरटेकर आ रहा है, और बाद में अंडरटेकर आ भी गया। हाँ, नाम उसका विराट कोहली है और वो कब्र में नहीं जाता भाई, वो दूसरों को कब्र में उतार देता है लेकिन खुद नहीं जाता कब्र में। विराट कोहली ने फैब 5 और एक विराट कोहली अलग करके उसमें से अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लिया। ये मैंने वैसे बहुत देर से मैं ये मेंटेन रखता हूँ कि यार ये फैब वन है। मैच विनिंग एबिलिटी की बात करें ना तो विराट कोहली के टक्कर का कोई है नहीं, वाइट बॉल और वाइट बॉल में स्पेशली। और बाबर आजम को उसके साथ कंपेयर करना किसी का भी नहीं बनता। आप स्टीवन स्मिथ को भी नहीं कंपेयर कर सकते, आप रूट को भी नहीं कर सकते, और केन विलियमसन को भी आप नहीं कर सकते। तो बाबर आजम को उसके साथ करना वैसे ही बहुत अनफेयर है। अगर आप बाबर आजम को फिर भी केन विलियमसन वगैरह से थोड़ा बहुत आप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैच विनिंग एबिलिटी, बट विराट कोहली का तो बिल्कुल भी नहीं बनता। उसका एक ही बस कंपैरिजन है और एक ही कंपैटिटर है, वो है खुद विराट कोहली। हाँ एग्जैक्टली। कोई उसका किसी लेवल के ऊपर कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम क्वांटिटी ऑफ रन्स देखें, अगर हम क्वालिटी ऑफ रन्स देखें, हम इतनी बात करते हैं कि यार बड़े मैचेस पे, बड़े ओकेजन्स पे स्टेप अप करना पड़ता है, वहाँ पे जिगरा दिखाना पड़ता है, वहाँ पे सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के आपको गेम खेलना पड़ता है, बॉलें भी खानी पड़ती हैं, रन भी बनाने पड़ते हैं। यार कोहली 10 में से 8 दफ़ा तो ऐसा कर लेता है, बाकी जितने भी हैं ये 10 में से 1 दफ़ा भी नहीं करते, तो किस बात का कंपैरिजन बनता है? मैच विनिंग एबिलिटी में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली का सिर्फ एक फेदर रह गया उसकी कैप में, वो है कि उसको अभी वर्ल्ड कप स्टेज पर नॉकआउट्स में परफॉर्म करना है, जो कि अभी तक उसने नहीं किया। लेकिन उसके अलावा उसका कोई कंपैरिजन है नहीं इन टर्म्स ऑफ मैच अवेयरनेस एंड पुलिंग द रैबिट आउट ऑफ द हैट। वो उसके अलावा कोई नहीं करता। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि विराट कोहली के 4800 जो हैं उनमें से मेरे ख्याल से 48 में से 48 ही इंडिया जीता होगा, 1-2 शायद कोई मैच इंडिया हारा हो। तो मतलब एक इतना इम्प्रेसिव रिकॉर्ड, और उसमें चाहे जितनी भी वो एज तो वो कर ही नहीं रहे जितना वो फिट है, और ग्रेजुअली वो यंग ही होता चला जा रहा है उसके गेम में, और निखार ही आता चला जा रहा है। फाइन वाइन वाली एग्जांपल देते हैं ना, वाइन जिस तरह से बेहतर होती जाती है। चले एक और स्टैट्स निकाल लें काशिफ भाई कि विराट कोहली नॉट आउट आया और इंडिया मैच हारा। एक भी नहीं होगा। वो तो फिर बाबर आजम का भी नहीं होगा। नॉट आउट आएगा तो फिर मैच का नहीं रहेगा, उसके लिए नॉट आउट आना पड़ता है ना पहले। खैर लेकिन दिस इज नो वे इन डिसरिस्पेक्ट टू बाबर आजम। बाबर आजम इज अ काइंड ऑफ प्लेयर, उसका स्ट्रेचर अलग है, उसकी कैलिबर अलग है। इट्स अनफेयर टू कंपेयर हिम विद विराट कोहली और एनी अदर प्लेयर लाइक दिस। बाबर आजम इज बाबर आजम इन हिमसेल्फ, और बाबर आजम जब जाएगा तो लोग बोलेंगे आने वाले प्लेयर्स के बारे में कि यार ये बाबर आजम जैसा खेलता है। बिल्कुल ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक टू कंपेयर विराट कोहली विद बाबर आजम। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछली डिकेड का जो प्लेयर था वो विराट कोहली था, तो 2020 का जब ये डिकेड ख़त्म हो तो बाबर आजम शुड स्टैंड आउट एज वन। इवन 2030s में भी अभी बाबर 29 का है। हाँ, तो अभी उसके बड़े साल तो भी आने 30, 31, 32 में जो है वो बैटर्स अपनी पीक हिट करते हैं। और एक्चुअली ये जो कंपैरिजंस होते हैं ना ये ज़्यादा परेशान करते हैं, और ये ज़्यादा जो है ना मतलब एक
अगर सेम स्टैचर के प्लेयर ना हो जिन्होंने डिफरेंट एरा में खेला हो, विराट कोहली का कोई कंपैरिजन बाबर से इसलिए भी नहीं बनता है कि विराट कोहली का डेब्यू है 2008 के एंड में और 9 के शुरू में, और उसके बाद जो बाबर आजम का डेब्यू है 2015 के एंड में, तो 6-7 साल का एक तो डिफरेंस, और उसके जब वो डेब्यू होता है तो विराट कोहली के पास टन्स ऑफ रन्स थे पहले से, तो इसलिए वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेतुका कंपैरिजन है जो होना ही नहीं चाहिए। कंपेयर करना है आप रूट से करें, स्मिथ से करें, विलियमसन से करें, उन तीनों से आप कंपेयर करें, और वो कहीं स्टैंड नहीं करते लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। लेकिन यार जिस लेवल की उस बंदे की कंसिस्टेंसी है, मतलब अगर हम बाबर की भी बात करते हैं तो बाबर 15-16 में बेसिकली इसने अपने आप को वो किया है शो, सारी दुनिया में अनाउंस जो हुआ है बाबर आजम कोई चीज़ है वो 16-17 में हुआ। 16-17 में विराट कोहली वाज द ग्रेट ऑफ द गेम, मतलब वो बन चुका था, और हम तब से देख रहे हैं, उसको भी 8 साल हो गए। बाबर ने भी बहुत कंसिस्टेंटली रन बनाए हैं, ये तो चलें ठीक है, अभी कुछ उसकी फॉर्म आगे पीछे है, रन नहीं बन रहे, लेकिन यार हाउ कैन समबडी बी लाइक इट कि यार 15 साल से वो मुस्तकिल इस तरीके से खेले ही जा रहा है, मतलब ये तो दिस डिफाइंस हिमसेल्फ एज एंटायरली अ डिफरेंट, वो एक अलग ही लीग है। उसके डिप आई है फॉर्म में, लेकिन उसने उस चीज़ को रियलाइज किया और ब्रेक ले ली। सबसे अच्छी बात ये थी उसने ब्रेक ले ली, काफी टाइम गुजरा है, उसकी बेचारे की सेंचुरी नहीं हुई थी, सेंचुरी ना आना फॉर्म खराब होना होता है उसके लिए है वो, उसने उस तरह से मैच विनिंग नॉक कुछ टाइम से नहीं खेली जब बीच में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ, वो जो कैप्टेंसी गई, जो थोड़े से बोर्ड के साथ मामला थे, कोचेस 1-2 चेंज हुए, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था। उसने सही किया, अपने आप को क्रिकेट से कुछ दिनों के लिए अलग किया, एंड जब उसने दोबारा से ज्वाइन किया है तो नो वन इज स्टॉपिंग। आप ये देखें कि अगर हमारे बोर्ड के साथ होता, वो जितनी किस्सा कहानियां यहाँ पे चल रही होती हैं, तो विराट कोहली तो बेचारा छुट्टी भी रहता। फिर सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका शोएब जट होता। सही बात है, सही, सबसे बड़ा नहीं इंडिया में भी शोएब जट है काफी, हाँ, लेकिन राशिद लतीफ भी काफी। अब राशिद लतीफ आप एनालिसिस के हवाले से शुमार, स्टैट्स और किस तरह से कौन कब किन हालात में खेलता है। यार आज के मैच में शुरू में 10 ओवर में मेरे ख्याल से 34 रन थे, 2 आउट भी हो गए थे उनके, 19 पे 2 हो गए थे। तो न्यूजीलैंड क्या कर रहा था समझ नहीं आ रहा था मुझे शुरू में, बाद में जितना उन्होंने मेकअप करते गए वो हो नहीं पाया, उसको कवर ही नहीं कर पाया। हालांकि पिच इतनी स्विंग भी नहीं कर रही थी, बट बहुत ही एक तरह से उन्होंने कैजुअल विकेट्स दिए हैं उन्होंने अपनी, कॉनवे ने और विलियम थोड़ा सा ज़्यादा ओवरडू कर रहे थे, तो वो उस चक्कर में आउट जरूर हुआ। लेकिन डैरिल मिचेल ने बहरहाल वो टाइम पीरियड सर्वाइव करके, और उसके बाद जिस तरीके से उसने टेक ऑन किया है ना कुलदीप को, अभी तक पूरे टूर्नामेंट में हमने नहीं देखा। यार मिचेल की बड़ी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग उसको ज्यादा इतना वेटेज नहीं देते थे कभी भी। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का ऐसे ही है, मिचेल को ले लें आप, ग्लेन फिलिप्स को ले लें, ग्लेन फिलिप्स इज सच अ ग्रेट फील्डर मतलब वो मेरे ख्याल में बाकी जितने देर में 1 रन भागते हैं वो आधे टाइम में भाग लेता है। ग्लेन फिलिप्स ने भी लास्ट मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी, उसके बाद अब इसने भी खेली है। रविंद्र को देख लें आप, न्यूजीलैंड के प्लेयर, हमने एक पॉडकास्ट में भी बात की थी, आपने भी बात की थी कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अगर ये यूनिवर्सल टीम बनाए ना, वर्ल्ड 11 बनाए, तो उसमें शायद कहीं पे फिट भी नहीं हो रहे होंगे। लेकिन जब न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, मिचेल को देख लें, लेकिन मिचेल इनिंग्स बहुत अच्छी लेके गया, लेकिन जहाँ पे उसको फिनिश करना था, 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाने थे, वहाँ पे उससे नहीं बने यार। उसमें अब आगे से आप ये भी तो देखोगे, आखिर के 5 ओवर में 6 आउट किए हैं उन्होंने 30 रन देकर, मतलब क्रेडिट थोड़ा सा मोहम्मद शामी को भी देना चाहिए, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, पूरे ने भी, बुमराह ने भी। अब आप ये देखें कि एक बॉलर जो बेंच पे बैठा हुआ था, सही है, एक अनफोर्सीन इंजरी की वजह से उसको टीम में ऐड करना पड़ा, और वो इंजरी भी कितनी क्रिटिकल है। हार्दिक पांड्या बड़ा क्रिटिकल प्लेयर है, उनका बैलेंस आउट हो गया था टीम का, उनको एक बैट्समैन खिलाना पड़ा और एक पूरा बॉलर खिलाना पड़ा, कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने के लिए। एक विकेट और गिरी थी, मुसीबत पड़ जाती। तो अब ये देखें ना कि टीम मैनेजमेंट इसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखती है, इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं देखती। हमारे यहाँ चीज़ों को इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाता है, जैसे अब्दुल्ला या और इमाम की ओपनिंग की बात कर लें, या शादाब और नवाज के कॉम्बिनेशन की बात कर लें, तो हम लोग कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं देख रहे होते थे, हम लोग इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जा रहा है। वहाँ पे उन्होंने, शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस पिछले मैच में बुरी नहीं थी, लेकिन उसको उन्होंने ड्रॉप किया क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो उन्होंने शामी को ऐड किया। शामी ने स्टैंड आउट परफॉर्म, यार क्या उसने मतलब ट्रेसर बुलेट यॉर्कर्स मारी है, रवि शास्त्री जो अच्छा दूसरा ये भी कि ना कुलदीप को 9 ओवर में तकरीबन 70 रन के करीब पड़ गए थे, तो उसको जब वो दोबारा लेके आए आखिरी ओवर में, तो उसने फिलिप्स को भी आउट किया और 2 रन भी दिए। तो सबने अपने अपने जो है ना हिस्सा डाल दिया आखिरी के उसमें, कुछ बुमराह ने, कुछ शामी ने, कुछ सिराज ने भी 2 अच्छे ओवर कर दिए। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, 1 मिनट चाहिए मुझे। कुलदीप
हम उसामा मीर के बारे में कल के मैच में बात कर रहे थे कि जब वार्नर उसे हिट कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए था। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की ना कि यार ये बॉल वो आर्क में दे रहा है तो यहाँ से वो उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप गूगली भी कर सकता है या फ्लिपर भी कर सकता है या सीधी भी कर सकता है। कुलदीप यादव ने आज वही किया। कितने रन पड़े 4 ओवर में? आर्क में मार रहे थे ना वो, उसको जब वो जोन में बॉल दे रहा था वो निकल के सामने मारता था या मिड ऑन पे मारता था। शॉट आउट ऑफ इक्वेशन हो गया, बिल्कुल नहीं लग सका, वहाँ पे उन्होंने फंसा दिया। ये वो कमबैक होता है जो किसी भी प्लेयर को विद इन द मैच अपने 1 या 2 ओवर ख़राब होने के बाद करना चाहिए। और अगर उस प्लेयर की अपनी गेम अवेयरनेस या गेम अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टन एंड सीनियर प्लेयर्स कि वो उससे ये चीज़ एग्जीक्यूट करवाएं। बस वही मसला है ना, कुलदीप बहुत देर से खेल रहा है, लेकिन जो है उसामा मीर के भी कभी भी इतनी गेम अवेयरनेस, क्योंकि एक टाइम पे कुलदीप यादव को भी बहुत मार पड़ती थी यार इसको इस तरह पढ़ते हुए तो मैंने देखा नहीं है लेकिन शुरू में तो पड़ती है ना सबको। उसामा मीर का आप देखें वर्ल्ड कप डेब्यू में कितने मैचेस खेला है वो, और जो वहां पे सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर है वो कौन है? मोहम्मद नवाज तो 7 साल पहले टीम में आए थे। लेकिन स्टिल मोहम्मद नवाज को तो कंपेयर नहीं कर सकते, अभी तो हम कंपेयर उसामा मीर को कर रहे हैं ना। सीधी बॉल अच्छी वो उसामा मीर से ज्यादा करते हैं मेरे ख्याल से बगैर ट्रेंड किए। नहीं लेकिन उसामा मीर मुझे लगता है कि कल बेहतर परफॉर्म करेगा। नहीं बिल्कुल करेगा बशर्ते उसको खिलाया जाएगा इंशाल्लाह खिलाया जाएगा उसको। मुझे तो लग रहा है कि कुछ 1-2 हैरानकुन चेंजेस मुतवक्के हैं। अच्छा वैसे मुझे नहीं लग रहा कि चेंजेस होंगे, क्योंकि आज भी ट्रेनिंग में उसामा मीर ही करा था। शादाब नवाज नहीं खेलेगा कल, ये तो मैं आपको बता दूं। यार पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है ना, और शादाब एक मैच से ज्यादा नहीं बैठेगा बाहर। शादाब आज ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं आया। नवाज ने भी ट्रेनिंग किया, उसामा मीर ने भी ट्रेनिंग किया आज, ताकि 12वें खिलाड़ी तो फील्डिंग भी कर लेना थोड़ी। मैं ये समझता हूँ कि कल जो है वो खैर जो भी खेल ले यार सब एक जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, कोई इतना फ़र्क तो है नहीं। तो चाहे कोई भी खेल ले, शादाब खेल ले, नवाज खेल ले और ये खेल ले। लेकिन जिस तरह भी साथ ने एक बात की ना कि यार कॉम्बिनेशन पे इंडिया चला गया कि यार शार्दुल ठाकुर हटेगा और अगर पांड्या हटेगा तो उसकी वजह से हमारी जो है ना बैटिंग में तो सूर्या कुमार यादव और शामी एक तरफ से बैटिंग स्ट्रॉन्ग की, एक तरफ से बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की, पूरे बैट ले पूरा। जबकि ये डिसीजन उनकी तरफ से तो बहुत अच्छा हुआ, तभी वो 270 पे रोक पाए। अदरवाइज शार्दुल ठाकुर होता तो 325 वाला या 310 वाला स्कोर था, ठीक हो गया। फिर ये पाकिस्तान, इसका मतलब है क्या पिछले मैच में नवाज की जगह क्या फिर सलमान अली आगा को खिलाना चाहिए था? ये एक सवाल होता है कि कॉम्बिनेशन वाइज। लेकिन अब ये देखें ये नैरो मार्जिन है, अभी इंडिया की एक विकेट और गिर जाती उस टाइम पे तो हम कह रहे होते इनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। लेकिन ये नैरो मार्जिन है कि 5 ही विकेटें गिरी, अगर 6ठी गिरती तो बुमराह आता, कौन आता? बुमराह ही आता ना बैटिंग का, शामी आता बैटिंग करने, या कुलदीप आता, इनमें से कोई आता बैटिंग करने। ये सही है बात आपकी। अगर यहाँ विकेट गिरती तो हार्दिक पांड्या अगर इस सिचुएशन में होता जहाँ सूर्य कुमार यादव था तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह आउट होता, जो उनकी फॉर्म लगी हुई है। वो भी रन आउट ही हुआ ना, रन आउट हुआ है, अनलकी था, ठीक है। तो वो एक आप चलो कह सकते हो कि यार एक पहला मैच था, जैसे हम उसामा के बारे में कह रहे हैं, या हम पाकिस्तान की टीम में 3-4 प्लेयर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं आजकल। सऊद शकील को दे रहे हैं, हम अब्दुल्ला शफीक को दे रहे हैं, और हमने उसामा मीर को और इवन थोड़ा सा हसन अली को भी दिया है, क्योंकि यार ये अभी अभी हम वापस टीम में आए जो सालों से टीम में हैं, और पहले दफ़ा जब ये शामिल हुए थे उस वक्त से इस बात पे एतराज़ है कि यार इनकी जो सिलेक्शन है कितना डिस्काउंट दिया? 25% सबको दिया। 25%, फ्लैट 25%, फ्लैट 25 सीजन। बात यही करो, नैरो मार्जिन हैं। अभी ये इंडिया की अच्छी 11 नहीं खेली थी, उनको भी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। ये वाली इंडिया की 11 में प्रॉब्लम्स है। हार्दिक पांड्या के साथ इंडिया की 11 सेट हो जाती है, लेकिन विदाउट हार्दिक पांड्या अगर एक विकेट और गिरता तो यहाँ पे इंडिया मुसीबत में पड़ जाता, और ये उनको भी पता है। हार्दिक पांड्या आउट हुआ होता सूर्य कुमार यादव की जगह, फिर क्या होता? फिर शार्दुल ठाकुर भी होता ना, फिर वो भी होता। और हार्दिक पांड्या का मतलब ये है कि आप 10 ओवर भी निकाल रहे हैं वहां से, ठीक है, तो आपका 7 ओवर 8 ओवर जो भी आपने निकालने हैं। बहरहाल पर्सनली मेरी ओपिनियन तो यही है कि पूरे बॉलर और पूरे बैट्समैन के साथ जाना चाहिए। ये जो पाव छटाक वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आधा बॉलर और आधा बैट्समैन, ये चलता नहीं है। लेकिन 6 डाउन पे आप ये नहीं कर सकते कि आपके 6 आउट हों और आपका जो नेक्स्ट बॉलर आ रहा है वो बिल्कुल, नेक्स्ट जो बैटर आ रहा है लेकिन कुछ खिलाड़ियों के बारे में हम ये तय नहीं कर पाए अपने कि वो ज्यादा बुरे बॉलर हैं या ज्यादा बुरे बैट्समैन हैं। हमारा तो खैर सीन ही और है ना, हम लोगों ने तो हसन अली को भी ऑलराउंडर समझा हुआ है, शाहीन अफरीदी को भी ऑलराउंडर हसन अली ने साउथ अफ्रीका में 50 मंगाई थी, याद है? वो मार अरे उसके नाम के साथ बॉल के साथ एक बल्ला भी बना हुआ, वो तो कल मार्कवुड ने भी बना ली थी ना 40 कुछ 40 है, वो एक ही बात है, वो जितनी धुलाई उनकी हो गई थी। लेकिन एक स्कोर जो 273 है
वो बहुत ऑर्डिनरी या बहुत इनॉक्यूअस लगता है, लेकिन वही स्कोर अगर 325 320 होता, 300 भी लग जाता 300 भी लग जाता, 300 तो थोड़ा सा गेम चेंज हो सकता था वहां पे। लेकिन बिल्कुल बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, आखिरी 10 में मेरे ख्याल से 55 रन दिए या 60 रन भी नहीं बहुत दिए। अच्छे। 618 थे 6 ओवर में 30 रन पे 6 आउट किए उन्होंने जब लास्ट 6 ओवर्स में। अच्छा अब इसमें भी देखें एक चीज़, 12 ओवर रह गए थे, कुलदीप के 2 ओवर बाकी थे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 2 ओवर सिराज के बाकी थे, 1 ओवर कुलदीप का बाकी था, बीच में 3 ओवर उसके पास ऐसे थे जिसपे उसे पता था रोहित को कि यार ये चार्ज करेंगे हमारे ऊपर। उसने शुरू में 40 41 42 पे शामी और बुमराह से 2-2 ओवर करवाए और फिर इनको दिया ताकि वो चार्ज ऑन करें। वहाँ पे विकेट गिर गई, वही कुलदीप ने फंसा लिया ग्लेन फिलिप्स को। उसके बाद शामी की ने जब बॉलिंग कराने के लिए आया तो सारे बैट्समैन नए थे, डैरिल मिचेल दूसरी तरफ खड़ा था, वो बेचारा अकेला नहीं कर सकता था यार ऐसा। उससे ये एक्सपेक्ट करना गलत है कि वो 20-25 रन भी उसी ने ऐड करने थे। मैं कहूँगा कि इंडिया की मिडिल ओवर्स की बॉलिंग अगर पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ख़राब हुई है ना तो वो आज हुई है। लेकिन वैसे आज भी जो है वो विकेट तो ऑलमोस्ट ले गए थे। वही वाली बात है अटैकिंग कैप्टनसी की। 29वां ओवर चल रहा था और सिराज का 8वां ओवर चल रहा था और वो उसको बॉलिंग करवा रहा था और वो ऑलमोस्ट वो रचिन रविंद्र का ओवर था जिसमें उसको मिल भी गया था, अपने डिसीजन भी मिल गया था, लेकिन वो रिव्यू में ओवरटर्न हो गया। ये अच्छी कैप्टनसी होती है ना यार। 29वें ओवर में आप अपने स्ट्राइक बॉलर जो है आपका 8वां ओवर करवा रहा है, वो ही वाज गोइंग फॉर अटैक यार, उसको पता है कि अगर नहीं निकाला विकेट तो मसला भाई ये दूसरी बारी में सोचते हैं कि 47 ओवर कौन कराएगा, 48 ओवर कौन कराएगा। जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे होते हैं, पहले बॉलिंग में तो आपको अटैक पे जाना चाहिए। भाई आपके पास 3 बॉलर है ना अटैक के लिए या 2 बॉलर हैं विकेट लेने के लिए। आज तो तीनों अटैक थे उनके पास, आज तो तीनों अटैक थे। तो उसने कहा अगर एक एग्जॉस्ट भी हो गया तो मेरे पास बुमराह है और शामी भी है। बिल्कुल। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूजीलैंड की बैटिंग में जो इंडिया की फील्डिंग रही है आज, वो काफ़ी ऑफ कलर नज़र आई। लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि यार बुमराह ने इंजरीज अवॉइड करने के लिए डाइव नहीं की। हमारे यहाँ शाहीन आफरीदी वो इतना ज़्यादा इमोशनल हुए हुए होते हैं बाज़ दफ़ा कि वो घुटने पे डाइव मार देते हैं और वहाँ पे उनके साथ तो जो होता है फिर जो टीम का बैलेंस आउट होता है ना अगले 6 महीने तक, वो फिर पूरा पाकिस्तान भुगतता है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर सबको सीखने चाहिए और यहाँ से जो है ना इनको रीडिंग लेनी चाहिए कि यार के हाउ दे हैव टू टेक अप द गेम। इवन जडेजा को भी आज हमने डाइव मारते हुए नहीं देखा था। एक तो आउटफील्ड भी बड़ी जो है ना वहाँ की जो है वो अनइवन है और वो ग्राउंड बिल्कुल भी किसी तरीके से जो है ना वो एक लेवल जो ग्राउंड होता है वो वैसा है ही नहीं। वैसे अगर ये किसी और कहीं और वर्ल्ड कप हो रहा होता और किसी और वेन्यू का होता तो अभी तक मैचेस या तो ट्रांसफर हो गए होते या कोई और मसला होता, क्योंकि आपके मेजर एथलीट्स हैं पूरी दुनिया में, दे आर वैल्यूएबल। उनके अगले अगर एक एथलीट आपका इंजर होता है, वो 6-7 साल अभी उसकी क्रिकेट बाकी है, वो 6-7 साल में कितनी वैल्यू है उसकी, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये और सिर्फ आउटफील्ड का इशू नहीं है, वहाँ पे लाइट्स का भी मसला है। आप अगर अंडर लाइट कैच कर रहे हैं, अगर आपने मिसजज किया, आपके यहाँ पे फेस पे कहीं ना कहीं लग गया बॉल, तो आप तो इंजर्ड फॉर लाइफ हो जाएंगे। कॉनवे ने जो कैच पकड़ा था वो बार बार दिखा रहे थे ना किस तरह उसने अपने आप को बचा के पकड़ा। हमारे तो ऐसे पकड़ रहे होते। नहीं खैर, ये तो खैर एक आईसीसी के लेवल की चीज़ है कि वो ग्राउंड्स की और वेन्यूज़ की क्लियरेंस होती है पहले। और वैसे धर्मशाला में मेरे ख्याल से आखिरी मैच था ये, इसके बाद कोई मैच इसके बाद नहीं है। दूसरा है कि वेन्यू शिफ्ट होते हुए वर्ल्ड कप में मुझे याद तो नहीं है कि कभी हुआ उस तरह। इंडिया में तो खैर वैसे ही वेन्यू शिफ्ट हो, इतने वेन्यूज हैं कि शिफ्ट हो सकता था। एक एक्सपेक्टेड है अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो मुंबई बॉम्बे की जगह जो है वो कलकत्ता के अंदर जो है वो मैच होगा। लेकिन वेन्यू सिर्फ चेंज होते हुए हमने जो देखे थे वो तो हमने सिर्फ एशिया कप में देखे थे। वो प्रेसिडेंट तो सेट हो गया ना वेन्यू। हम्बन टोटा से मैच जो है, नहीं हम्बन टोटा नहीं था, कोलंबो से मैच कहीं शिफ्ट हुआ फिर वापस आया, पालीखेल से शिफ्ट हुआ कोलंबो, फिर वहां से हम्बन टोटा। कुछ फायदा नहीं हुआ उस सारे टोटों का, मतलब उन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ, हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। और इंडिया जो खुद एक जो होस्ट कर रहा था वो जो है मुल्ला की दौड़ मस्जिद की तरह कभी मुल्तान से कोलंबो, कोलंबो से वापस, और इंडिया आराम से कोलंबो में बैठे बैठे पूरा टूर्नामेंट जीत गया। पाकिस्तान होस्ट कर रहा था देखो यही बात है। वैसे हम होस्ट थे, लेकिन वही मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, लग रहा था हम घोस्ट हैं। तो वही वो हुआ एंड में। खैर लेकिन बहरहाल टोटल बहुत डिसेंट था और मेरे ख्याल से शुरू में जो पहला स्पेल हेनरी ने किया वो बहुत अच्छा किया और काफ़ी अनलकी रहा। 10-12 दफ़ा उसने एज बीट करी है शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, बहुत अनलकी रहा वो। लेकिन भाई
रोहित शर्मा क्या खा के आया हुआ है काशिफ भाई ये? यार रोहित शर्मा जिस दिन जल्दी आउट होगा उसी दिन दूसरी टीम कोई जीत सकती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ये रोहित शर्मा जल्दी आउट हुआ था तो एक प्रेशर आ गया था और फिर वो फिर भी जीत गई इंडिया, लेकिन एक मैच पड़ गया। जब रोहित शर्मा 10-12 ओवर खेल जाए तो फिर तो मैच खत्म है यार। आप 138-140 किलोमीटर की बॉल को आप पाँव निकाल के पैडल स्वीप किस तरह मार सकते हो, वो भी छक्के के लिए? और मैं ये भी हैरान हूँ साथ में कि 2 बॉलें पहले बीट हुआ है ऑल स्क्वायर्ड अप और बाहर निकला है और मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मार दिया यार। ये मतलब ये एक एटीट्यूड है ना, और ये जिगरा है बॉस, ये जिगर चाहिए आपको इसके लिए। और पूरी टीम में आता है, पूरी टीम में एकदम से एनर्जी आती है। और ये वही हेनरी है जिसने टॉर्चर किया था इंडिया को 2019 में। हेनरी इस वक्त सबसे बेहतरीन सीम बॉलर है इस सीम बॉलर, टूर्नामेंट बिल्कुल ऐसे ही का। है। जो नई बॉल से सबसे अच्छी स्विंग और सीम करता है वो मैट हेनरी है। बहुत अंडररेटेड है, न्यूजीलैंड का प्लेयर है तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं होती, लेकिन उसका रिकॉर्ड निकाल के देखें नए स्पेल पे, नई बॉल के स्पेल पे उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है। बड़ा टूर्नामेंट हो, बायलैटरल हो, कुछ भी हो, इवन WTC में भी उसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया था। बिल्कुल ऐसे। रोहित शर्मा के बारे में तो यार मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि रोहित शर्मा की क्लास पे तो कोई डाउट है ही नहीं। उसकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे पसंद है ना वो ये है कि वो बड़ा सेल्फलेस प्लेयर है यार। कभी भी स्टैट्स और उसके लिए खेलता ही नहीं है वो 48 पे भी होगा तो वैसे ही खेलेगा, वो 94 और 95 पे भी होगा तो एक ही तरह से बैटिंग करता है। आज सैटनर की बॉल पे जब उसका एक कैच छूटता है लैथम से अगली बॉल पे वो टांग निकाल के जो उसने मारा ना उसको कॉर्नर पे, जो बिल्कुल मिड विकेट पे छक्का। मतलब ये होता है यार कि कप्तान जब इस तरह से खेल रहा हो तो बाकी टीम तो वैसे ही उड़ जाती है यार। बिल्कुल ऐसे ही। कैप्टन शुड बी फियरलेस और लीडरशिप से ही एनर्जी ड्राइव होती है टीम में, आपके ड्रेसिंग रूम में, आपके डगआउट में, पूरी आपके सिस्टम के अंदर जो एनर्जी ड्राइव होती है ना वो उसी से होती है। आपके नीचे जो स्ट्रक्चर में प्लेयर होते हैं ना डोमेस्टिक में और ए टीम में, और उसमें वो भी रोहित शर्मा की तरह कैप्टन बनना चाहते होंगे, वो भी बाबर आजम की तरह कैप्टन बनना चाहते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक और है। पता है क्या, ये जो एक था इंग्लैंड का खिलाड़ी यार ओवेन मॉर्गन के बाद ये दूसरा ऐसा प्लेयर है जो टीम को ड्राइव करता है अपनी एनर्जी, अपनी परफॉर्मेंस और अपने सेल्फलेस एटीट्यूड से। और ये जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था रिमेंबर, तो इंडिया पे काफी क्रिटिसिज्म होता था कि 6 में 40 6 में 44 कह रहे हैं, रोहित शर्मा ऊपर से मार नहीं रहा था। इसमें इसने कॉन्शियस डिसीजन लिया है इस वर्ल्ड कप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में है, इंडिया में तो वैसे ही पागल हो जाता है, और उसने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि भाई मैंने छोड़ना नहीं है और मैंने उस टाइप की क्रिकेट खेली है जिस तरह की मैकलम ने खेली थी 15 वर्ल्ड कप के अंदर। उस तरह से टीम को उठा के लेके जाएगा ये। अब जितनी देख लें आप, पावर प्ले के अंदर मैच खत्म कर रहा है वो। पावर प्ले गुजरा है और मैच खत्म हो गए इंडिया के, ऐसे ही हुआ है। इंडिया के कितने रन थे 10 ओवर में, आतिफ याद है? आज 72 थे या 70 समथिंग थे। और जबकि 7 या 8 ओवरों में 5-5.5 की एवरेज थी। आखिर के 2-3 ओवरों में उन्होंने मारा है। पाकिस्तान ने जिस तरह हम बात कर रहे थे ना कि 10 में जो 59 किए थे वो कम रन किए थे, जो 5 में 40 आपका लगा हुआ है और 5 में 19 बनाते हैं। इसका मतलब आपने मोमेंटम लूज कर दिया। मोमेंटम लूज किया, वही डर के हम आउट हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। देखो हेनरी लेंथ पे बॉल करा रहा था, 4 बॉलें उसने बीट कराई, 5वीं बॉल पे उसने निकल के आगे छक्का मार दिया। और जब छक्का मारा ना तो हेनरी खुद भी मुस्कुराता हुआ जा रहा था कि भाई इस बॉल पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप उसके लिए ना फील्ड सेट कर सकते, सिर्फ एक काम कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं कि इतना अच्छा आपने मारा है, आप डिजर्व करते थे छक्का। ये तो यार एक इतनी फंडामेंटल सी चीज है कि अगर ये क्लब लेवल पे भी यही बात बताई जाती है कि यार लेंथ बॉल को अगर आप बीट हो रहे हो बार बार तो निकल के आगे छक्का मारो। अच्छा, इसी पे एक छोटा सा वाक्य ना, क्या हारिस रऊफ ने एक दफा, एक बैट्समैन था टॉम बेंटन, उसको एलबीडब्ल्यू किया ना तो अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो हारिस रऊफ ने जो है रिव्यू लिया तो इमाद वसीम कह रहा था कि हमने उसको ये कहा कि यार ये ना आउट लग रहा है, और हारिस रऊफ आउट करके बहुत चीखता है तो उसने कहा बस अब आउट हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है हारिस, तो अब चीखने वेखना नहीं यार, अब तो मतलब आउट हो ही गया ना। तो उसके बाद जब दिखाया तो आउट हो गया, तो हारिस रऊफ ने दोबारा एक जबरदस्त चीख मारी, तो इमाद वसीम कह रहा है यार तुझे मना किया था, अब तो आउट हो ही गया। तो कह रहे भाई इतनी जोर जोर से हमें मारते हैं यार, हम चीख भी ना मारे और क्या है। कह रहे यार जिस तरह से ये मारते हैं लिविंगस्टन और ये हम चीख भी ना मारे यार। कल क्या हो गया था, कल कौन सा सांप सूंघ गया था इन लोगों को? कल नहीं, इंग्लैंड को कौन सा सांप सूंघ गया था? इंग्लैंड को अपना सांप खुद ही सूंघ गया जो दूसरों के साथ कर रहा था, वही इनको डस के चला गया। इंग्लैंड को हम जिस तरह कह रहे थे ना कि इंग्लैंड चौड़े में फंसेगा, और इसका मतलब ये होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस जब आप हो जाएं, आप अपने सबसे प्रीमियर जो ओपनिंग बैट्समैन को ना टीम में शामिल करें। मलान और रूट एक टीम में मेरे हिसाब से तो नहीं बनते हैं यार,
और जो इंग्लैंड का खासा रहा है फेयरलेस खेलने वाला, तो मलान जो है ना वो थोड़ा सा हमारी तरफ के खिलाड़ियों की तरह का खेलने वाला है, एशिया और स्पेसिफिकली पाकिस्तान, जो कि हमें 6 सेंचुरी बनाता हुआ नजर आ रहा है और 50 की एवरेज है, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3, T20 में वर्ल्ड नंबर 1। जेसन रॉय इट्स डिफरेंट क्लास। अच्छा, एक बॉलर से दूसरे बॉलर पे फर्क पड़ता है तो एक ओपनिंग से दूसरे ओपनिंग बैट्समैन पे भी फर्क पड़ता है। तो जॉनी भाई जो है हमारे वो भी नहीं खेल पा रहे उसकी वजह से, तो कॉम्बिनेशन ही बिगड़ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब अब्दुल्ला शफीक भी छक्का नहीं मारेगा अगले मैच में? यार अब तो वो इमाम ने कहा है कि हम गोश्त वोश्त खा रहे हैं। अच्छा प्रोटीन लेना शुरू कर रहे हैं इमरान। बटलर की कैप्टनसी के बारे में कुछ कहेंगे? टॉस जीत के उन्होंने कल बॉलिंग करने का फैसला क्या सोच के किया था? यार ये जो 3 कैप्टन्स हैं ना जिनके नाम बी से या बे से शुरू हो रहे हैं, जिसमें बटलर हैं, बवूमा हैं और बाबर हैं, ये तीनों जो है ना एक से बढ़कर एक कप्तान है। बटलर साहब ने जो है कल टॉस जीत के वेंकेडे के मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि प्लेसिड ट्रैक और बेल्टर, उस पे बैटिंग ये कही कि आप आ जाएं और खाना खा लें हमारे घर आके आप। तो उन्होंने पूरी दावत उड़ा दी। फिर उन्होंने 400 कितने रन बनाए उन्होंने? 399, वो भी आखिरी ओवर में रन नहीं बने, वरना 400 तो क्रॉस हो ही गया था। एंड दैट टू अगेंस्ट अ टीम जो कि चेस करने में फंस रही, बल्कि चेस करने में फंस रही है जो टीम। एग्जैक्टली मतलब कोई मेथड समझ में नहीं आया मुझे कि यार वो एक मैच साउथ अफ्रीका हारा है। साउथ अफ्रीका को बड़ा लकी चल रहा है उनके लिए अभी तक वर्ल्ड कप। एक ही दफ़ा वो फंसेंगे मुझे लग रहा है किसी आगे जाके, क्योंकि उनको श्रीलंका ने भी टॉस जीत के बैटिंग दी दिल्ली में फ्लैट ट्रैक। उसके बाद उनको जो अगला मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया ने भी बैटिंग दी और इन्होंने भी बैटिंग दी। एक मैच वो हारे हैं जिसमें वो टॉस जीत के उन्होंने खुद बैटिंग कर ली थी पहले, जिसमें उन्होंने बैटिंग दी थी नेदरलैंड्स को। तो ये पैटर्न बड़ा विजिबल था। और इंग्लैंड जो है वो पता नहीं किन चक्रों में क्या कर रहा है। क्यों नहीं खिलाया कल? बवूमा को मुझे लग रहा है कि कुछ इंजरी हुई है, कोई चकवक कुछ मारा सूझ गया उसको, था। हाँ कुछ मसला है उसके साथ। अब वो इंजरी हुई है, इंजरी की है, ये अगला तो मैच खेलेंगे बवूमा? बवूमा मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप सिर्फ उठाने आएंगे अगर साउथ अफ्रीका पहुंचता है और जीतता है तो। कैसे उठाएंगे? कहीं मतलब उठा ही लेंगे मिलजुल के। लेकिन ये है कि अभी तक तो यार ये कैप्टनसी, ये मुझे इंग्लैंड की टीम ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। हम तो इंग्लैंड को टॉप 4 में, ऐसा कोई क्रिकेट का क्रिटिक नहीं था जिसने इंग्लैंड को टॉप 4 में से हटाया हो। चाहे वो न्यूजीलैंड को रख रहा था, कोई पाकिस्तान को नहीं रख रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया को नहीं रख रहा था। इंडिया इंग्लैंड कॉमन थे हर किसी के, चाहे वो फॉर्मल प्लेयर्स भी हो। इंग्लैंड इस वक्त 10वें नंबर पे। इंग्लैंड जो है वो इस एटीट्यूड माइनर से फर्क से 90 नंबर आखिरी पे। मैच में फॉर्म में आ जाएगा वो, परेशान मत हो। वो हमारे लिए फायदा ही हो जाएगा शायद। वो कहेंगे यार चलो जो जो बेंच पे बैठा है खेल लो। लेकिन हम उन्हीं तरह के प्लेयर से तो खराब खेलते हैं। मसला सारा ये, जितने गंदे प्लेयर होंगे उसी के साथ हम उतनी गंदी क्रिकेट खेलेंगे। हो सकता है हैरी ब्रूक 150 बना। हैरी ब्रूक को अच्छा प्लेयर बनाया हमने उसको। और हैरी ब्रूक को लाहौर कलंदर से खिला के जो है उसको बनाया है। टेस्ट मैच में कितना मारा था यार यहाँ पे। खैर अच्छा, स्टोक्स कल भी जो है ना 100% फिट नहीं लग रहा था। बॉलिंग नहीं करी है उसने और जबरदस्ती खेल रहा था, बार बार जो है ना वो जो है बड़ी तकलीफ में। मोइन अली को क्यों लाए ये लोग यार? वो पता नहीं बेचारा, मुझे तो इनके जो फाइनल 11 है उसके कॉम्बिनेशन पे अब देखे ना, 1-2 मैच हारे हैं ना तो ये भी पगला गए जैसे हम कहते हैं ना कि भंड मार रहे हैं इधर से उधर। कभी मोइन अली को तो लिविंगस्टन को भी बाहर कर दिया और एटकिंसन को ले आए, और उसके साथ साथ टॉपले तो है ही, सैम करन को बाहर कर दिया उन्होंने, मतलब और स्टोक्स को जो लेके आए। तो कॉम्बिनेशन इनका पूरा जो है ना बिगड़ गया है। उन्होंने एक पहले चेक ही नहीं किया है कि इनका कॉम्बिनेशन वर्क भी करेगा नहीं करेगा। सडनली टीम में सब प्लेयर्स को डाला, इनको लग रहा था कि जिस प्लेयर को जिस पोजीशन पे खिलाएंगे तो हमारे प्लेयर ही जीनियस हैं। अच्छा, इनकी जो सीरीज हुई ना न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप से पहले, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 3-2 से सीरीज तो जीत ली, लेकिन उसमें इन्होंने ब्रुक से भी हैरी ब्रुक से भी ओपनिंग कराई। एक आध मैच में शायद जेसन रॉय भी खेला, फिर मलान भी खेले, किसी में बेस्टो नहीं खेले। तो इन्होंने इतने कॉम्बिनेशन ट्राई किए कि इनको खुद नहीं पता था कि मेरा फाइनल 11 क्या होगा वर्ल्ड कप के अंदर। इसी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और बटलर भी सिर्फ 15 रन 6 बॉलों 7 बॉलों पे बनाने के लिए तो नहीं आया बना यार। उसको या तो चाहिए कि वो खुद आगे हो, आगे खेले। स्टोक्स अब उससे पहले आ रहा है, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हमने वैसे भी पहले भी बात की थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत वीक है। इनको मार पड़ेगी तो इनकी बैटिंग को बचाना पड़ेगा इनको, अदरवाइज इनका कोई हालात नहीं। इनके पास 2 बॉलर थे, मार्कवुड और आदिल रशीद। और मार्कवुड का भी जो है ना वजह से हारे अफगानिस्तान वाला, और कल जिस किस्म की बैटिंग करी है वो कोई मतलब फेस सेविंग तो नहीं थी उसमें कहीं। वही ना, अगर बैटिंग भी फ्लॉप हो गई, बॉलिंग का तो हमें पता ही था कि उनकी बेकार है, अब बैटिंग भी फ्लॉप हो गई। जोफ्रा आर्चर रिजर्व में क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि और इनका टॉप प्लेयर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो आ जाएगा आर्चर फिर तो नहीं। आर्चर वो कह रहे हैं कि आर्चर को तो हमने रिजर्व में ही रखा हुआ है, और वो ये होप कर रहे थे कि अगर हम
नॉकआउट पे जाते हैं तब तक शायद वो फिट हो, और उस नॉकआउट स्टेज में भी अभी 20 दिन बाकी हैं। तो दैट मीन्स कि ये कोई बाहर से रिजर्व मतलब एक नया प्लेयर लेके आएंगे। तो इंग्लैंड का वर्ल्ड कप तो एक आधे मैच में अब खत्म हो जाएगा अगर ये लोग हारे तो। इंग्लैंड का अब मेरे ख्याल से जो एक मैच है, एक साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, इनका एक उससे मैच है, ऑस्ट्रेलिया से शायद अपकमिंग मैच है इनका, उसमें ये फंस, अगर वो गए तो फिर इनका वर्ल्ड कप फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का रह जाएगा कि चौथे पे कौन जा रहा है। नहीं, अभी न्यूजीलैंड को आप ये चेक करें कि न्यूजीलैंड नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड है ना, मौका देगा न्यूजीलैंड। अभी जो है ना, न्यूजीलैंड के अच्छे मैचेस स्टार्ट हुए हैं। अभी जो है साउथ अफ्रीका से होना है उसका ऑस्ट्रेलिया से होना है, पाकिस्तान से होना है, तो ये 3 मैच उसके अच्छे हैं। और पाकिस्तान से तो उनका सैटरडे को है, मॉर्निंग में जो मैच है। बैंगलोर में है ना पाकिस्तान से? चेन्नई में। अब पाकिस्तान के 2 मैच चेन्नई में। ओके, चलिए अब कल के मैच के चलते हैं। जब कल अगला हमारा जो मेजर थ्रेट है, पूरी इंडिया अफगानी भी तो पूरा सो ही देख रहा रहे हैं, होगा, तो जाग रहे हैं, वो तो होगा। अभी से जाग रहे हैं भाई, वो हाँ तो भाई। अजीब, तो आपको पता है पैशन से खेलते हैं। उनका वर्ल्ड कप में आने का मकसद मैच जीतना नहीं होता। पाकिस्तान को किसी तरह से कोशिश होती है उनकी कि वो हरा दें, और वो कल अपने पूरी एड़ी चोटी का जोर चेन्नई चुन में लगा देंगे। अब देखते हैं कि नसीम शानी खेल रहा है। मुझे सबसे ज्यादा मसला ये है कि अगर आखिरी बॉल पे बात गई तो फिर कौन खेलेगा हमारी तरफ से। यार इमाद वसीम ने भी पिछले वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा मैच जिताया था। खैर इसका मकसद कतन ये नहीं है कि इमाद वसीम को स्क्वाड में होना चाहिए था। इस हाल में भी नवाज इमाद वसीम से बेहतर बॉलर अच्छा है। कि आपने क्लियर कर दिया। हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं। लेकिन फजलुल्लाह फारूकी तो खेल रहे हैं ना, वो तो कॉमन फैक्टर रहा है नसीम शाह के साथ 2 मैचों में। हाँ, वो खेल रहे हैं ना, वो तसल्ली में है आराम से। बाबर ना उसको विकेट देते बस, बाकी खैर। यार लेकिन कल चेन्नई के अंदर देखें 2 तरह के ट्रैक्स हैं, एक है स्लो टर्नर और एक है स्क्वायर टर्नर, और दोनों सूरतों में अफगानिस्तान की स्पिन जो को हेल्प मिली, ज़्यादा मिलेगी, को एडवांटेज है। और जिस किस्म की स्पिन हम लोग ने खेली है हमारे प्लेयर्स ने, ये एक बहुत बड़ा वो है। और एक चीज़ अभी जो हम पिछले उसकी बात कर रहे थे कैप्टनसी की, काशिफ भाई मैं ये बहुत उसमें देख रहा हूँ कि हमारी जो टीम्स है ना, वो अपने कॉम्बिनेशन इनका जो 3-4 साल में रिकॉर्ड रहा है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ की बेस पे टॉस के डिसीजन पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ना कि वो कंडीशन और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को रीड करके जा रहा हूँ। सही है ना? जैसे 99 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ बारिश हुई हुई है और सीमिंग कंडीशंस है, लेकिन हम क्योंकि चेज़ नहीं कर सकते थे तो हमें पहले बैटिंग ही करनी थी और हम 130 पे आउट हो गए। सिमिलरली बटलर को भी ये लगता था कि हम बहुत अच्छे चेज़र हैं, और बाबर आजम को भी ये लगता था कि हम बहुत अच्छे चेज़र हैं। इसके ऊपर वो बेल्टर पे बैटिंग करा देते हैं सामने वाले को, और वो 350, एक जगह 368 बनते हैं, एक जगह 400 बन जाते हैं। तो ये तो चेज़ नहीं हो सकता स्कोर, चाहे आप कितने भी अच्छे चेज़र हो। यार देखो ना, अगर किसी को भी हम बैटिंग करवा देते हैं किसी भी फ्लैट ट्रैक पे, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है ना वो 400 रन या 350 रन या 300 रन, 300 से 400 के बीच का एक स्कोर जहन में रखा हुआ है। और चेज़ में हमेशा ये स्कोर चैलेंज करेगा आपको, आपकी बैटिंग परफॉर्म करनी रही है। बटलर की टीम में आप देखें ना, सिर्फ एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उनकी पहले बैटिंग थी तो उन्होंने रन बना लिए थे, अदरवाइज़ वो एक और मैच में जो पहले वाला मैच था उसमें भी 280 पे आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस मैच में वो 100 पे आउट हो गए, और एक और मैच था तो ये अफगानिस्तान वाला, उसमें भी वो चेज़ नहीं कर सके। तो इन्होंने पता नहीं अपने जहन में क्या बैठाया हुआ था कि यार सेकंड बैटिंग में जो है ना वो बैटिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, बल्ले पे बॉल आ जाएगा। लेकिन जब 300-400 रन लगा हुआ हो तो बल्ले पे बॉल नहीं आता, वो विकेटों में ही बॉल जाता है, फिर आपको गलत शॉट मारने पड़ते हैं। जैसे लग रहा है इन लोगों ने ये सोचा हुआ था कि जितने भी रन बन जाए ना हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप देखें सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ये कहते हैं इंग्लैंड का सबसे एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप, और यही इनको लेकर बैठ गया। वो एक्सप्लोसिव तो है लेकिन बस कुछ सड़सुड़ गया उनका अंदर से, और वो जो है खुश हो रहे हैं बिल्कुल ही। अब वही वाली बात है, उस दिन साद भाई ने भी बात की थी ये वाली, कि 1 डायमेंशनल जो क्रिकेट खेल रहा है यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है, इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है, और पाकिस्तान की बैटिंग अभी तक चल रही है एक कोलैप्स के अलावा। वो इस वजह से कि हम भी 1 डायरेक्शनल नहीं है, वी वर इन द गेम। 365 तक चेज करने में वी वर स्टिल इन द गेम। मैं अभी भी अपनी बैटिंग को बैक करूंगा कि वो कल के मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे और कॉन्फिडेंट होके जाएं कि एक उन्होंने एक 345 चेज किया है और 368-65 के ताकुब में 40 ओवर तक मैच में थे। वो अलहदा बात है कि लोअर मिडल ऑर्डर ने बिल्कुल एक इसमें चीज़ क्लियर कर दूं, बिल्कुल आपने सही बात की है। पाकिस्तान की बैटिंग का मसला सिर्फ और सिर्फ जो है, और बॉलिंग का भी मसला, वो बेसिकली ये है कि हमारे 5 नंबर तक तो पूरे बैट्समैन हैं, ठीक है, चलें ठीक है, उसमें बाबर के रन नहीं आ रहे अभी, लेकिन
पीसेस एंड बिट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्लेयर्स अपनी अपने अच्छी परफॉर्मेंस या एक सर्टन लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारा जो मसला है ना, हमारा मसला है 6, 7, 8। अब आप इसको बैटिंग में भी ले लें, आप इसको बॉलिंग में भी ले लें। ये आपका जो पिवट होता है ना किसी भी टीम के कॉम्बिनेशन का, आप देखें हार्दिक पांड्या हटता है तो उनके टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है। हमने जो है कि ज़बरदस्ती का T20 का एक जो पूरा फ्लॉक इसमें रखा हुआ है ना, जो किसी लेवल पे भी लंबी क्रिकेट के अंदर सूट नहीं करते। ठीक है, इफ्तिखार की बॉलिंग सही हो रही है, इफ्तिखार एज अ सर्टेन एक्सपीरियंस, बट ही इज़ प्रिपेयर्ड टू बी अ T20 प्लेयर फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स। ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वनडे। इसी तरीके से शादाब और नवाज भी दे आर प्रिपेयर्ड फॉर T20 माइंडसेट, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर T20 क्रिकेट, नॉट फॉर वनडे। वनडे के अंदर कभी आपको 6, 7, 8 को 20 ओवर भी बैटिंग करनी पड़ सकती है, 25 ओवर भी बैटिंग करनी पड़ सकती है, 5 ओवर में आगे हिटें भी लगानी पड़ सकती हैं। ये वाली चीज़ हमारी बैटिंग में मिसिंग है, जिसको हम फायर पावर कहते हैं। जो हमने कल देखा, साउथ अफ्रीका ने पिछले आखिर के 5 ओवर के अंदर मेरे ख्याल से 80 रन बनाए हैं और आखिर के 10 में 140 तकरीबन, क्योंकि 40 ओवर में उनके 262 या 265 रन थे। लेकिन 135 उनके भी कहाँ मार्को जेनसन तक की बैटिंग है उनकी, 5 डाउन तक की बैटिंग है उनकी। लेकिन देखे ना यार, फिर भी 6 और 7 क्लासन और यानसन, ये 6 और 7 पे खेलते हैं और मिलर भी है बीच में। तो ये जो नंबर्स हैं इनके, यानसन ने कल यार मतलब 35 बॉलों पे, असल में उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है ना, तो पीछे इतना उसको टाइम नहीं मिल पाया। वो रन रेट से जुड़े रहते हैं, वो 6 से नीचे पे नहीं होते। जब ये लोग बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उनको बड़ा ओपन एक वो मिल जाता है। मैं देखिए ना, 2 सेंचुरियां बनाई है डिकॉक ने, 1 सेंचुरी बनाई है वेंडरडूसन ने और वेंडरडूसन ने, और 1 मार्करम ने और 1 अब क्लासन ने। 5 सेंचुरियां साउथ अफ्रीका की बन चुकी हैं। वो भी कल बना लेता, वो अनलकी आउट हो गया हैंड्रिक्स, वो भी कल 100 बना लेता। बहुत अच्छा बना। तो पाकिस्तान का जो मसला है वो बेसिकली अभी ये वाला सेगमेंट है जहाँ पे हमें पावर हिटिंग करनी है। वहाँ पे हमारे पास 60 बॉलों पे 100 रन बनाने वाला प्लेयर नहीं है, हमारे पास 10 बॉलों पे 25 रन बनाने वाले प्लेयर। और थोड़ी सी एक जो चेंज साउथ अफ्रीका ने की है ना बॉलिंग में, वो ये किया है कि निगिडी और येंसन ओपनिंग करते हैं बॉलिंग की, रबाडा और फर्स्ट चेंज में रबाडा आता है, और चाहे वो कोटजे हो या जो भी चौथा उनका पेसर होता है। तो ये खैर ये सारी चीज़ें हैं। खैर इफ्तिखार का जो सीन है कि इफ्तिखार एक इनिंग अच्छी खेल जाएगा तो सडनली आपको इफ्तिखार खैर कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन 40-50 बॉलें इफ्तिखार खेल सकता है और 70-75 रन बना सकता है यार, वो और 5 डाउन के लिए उतना काफ़ी है। इफ्तिखार 2 मैच जिता दे बैटिंग से इस वर्ल्ड कप में, मैं मान लूंगा वो वनडे का प्लेयर है। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि ये डिसाइड करने के लिए भी हमारे पास इतना सैंपल साइज ही नहीं है उसका। आप उसके अलावा किस प्लेयर को वहां पे खिला सकते हैं यार? हम अभी सैंपल साइज की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो इस बारे में बात कर रहा हूँ, वो जिस तरह खेलता है ना, मैं तो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं उस बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। और क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 60 बॉलों पे 100 रन बनाने हों, जहाँ पे ऊपर के विकटें आपकी नहीं चली हों इतनी लंबी। इफ्तिखार अगर किसी ऐसी पोजीशन में आ जाए ना कि 180 पे या 200 पे पाकिस्तान के 4 आउट हैं या 5 आउट हैं, वहाँ से 340 तक भी ले जाए वो पहली बैटिंग में, या 330 तक भी ले जाए, यार मैं मान जाऊँगा वो प्लेयर है। देखिए अब इफ्तिखार ने मैच बना दिया था, इफ्तिखार ने मैच थोड़ा सा बना दिया था। अभी मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। अभी लेथम उसी तरह से आउट हुआ है, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से इफ्तिखार आउट हुआ है, बैकफुट पे बालने के। हालांकि लेथम इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन, बहुत अच्छा खेलता है लेथम स्पिन को, लेकिन इफ्तिखार के हम पीछे पड़ गए। इट वाज जस्ट अ बैड चॉइस ऑफ शॉट, लेकिन आई थिंक इफ्तिखार इज अ बेटर प्लेयर। लेथम को कुलदीप यादव ने आउट किया है और इफ्तिखार को जैम्पा ने आउट किया था। इसके आगे इस बारे में बात करना मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन जैम्पा जो है वो उसके क्रेडेंशियल्स इतने नहीं होंगे, लेकिन इज बॉलिंग वेल। खैर, लेकिन टॉम लेथम जैम्पा पिछले तकरीबन 7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में है, 7 से 8 साल से, और भले वो इतना ज़्यादा लेकिन वो बड़ा स्मार्ट बॉलर है, और कमेंटेटर्स काफ़ी उसको हाईली रेट कर रहे थे कि वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करता है। उसने एक बॉल ऑफ स्टंप के बाहर नहीं कराई, आपको मिडिल और लेग पे फंसा के रखा। आई होप, जैसे इमामुल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा है कि वी विल सी अ डिफरेंट पाकिस्तान टुमारो, आई विश दे विल कम अप इन अ डिफरेंट वे। और अब यहाँ से, अब वो दीवार से तो लग चुके हैं, अब यहाँ से वो अपना जो है ना अटैक शुरू करें और किसी तरीके से सेमीफाइनल करें। लेकिन किसी भी सूरत में इनको ओवर अटैकिंग पे नहीं जाना चाहिए। अगेंस्ट अफगानिस्तान 275 to 300 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। वो चेस करने में हमेशा फंसते हैं अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, और अफगानिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली अगर टॉस जीतेगा तो उनको पहले बैटिंग करवाएगा। लेट्स सी क्या बनता है।